ओके, तो सभी को स्क्रीन विजिबल होगा आई थिंक। सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए आप लोग। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आज की क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास में। निरंतर रोज हमारी क्लास चल रही है 9 से 10 में। आपको बता दें कि 9 से 10 में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम लोग लगा रहे हैं। और इसमें हम लोगों का जो मेन है वो क्या है कि जो आजकल के क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं 2021 के बाद से, जो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन पर ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग लगाएंगे। हमारा टॉपिक हमने उठाया है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और एक ही क्वेश्चन से, मतलब एक ही टॉपिक से हम लोग 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे। कम से कम 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। देखिएगा कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करेंगे। हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की ऊंचाई को निर्धारित करता है, तो वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता। किसी भी व्यक्ति का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ज्यादातर किस पर डिपेंड करता है? अनुवांशिकता पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना परसेंट अगर पूछा जाए तो यहाँ बात करेंगे 50%। ठीक है, तो 50% लगभग डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, धीरज वाले खेलों में, धीरज यानी कि जिस खेल में हमको इंड्योरेंस डोमिनेंट स्पोर्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे धीरज वाले खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता मुख्य रूप से इससे प्रभावित होती है। मतलब द एबिलिटी टू एक्सेल इंड्योरेंस स्पोर्ट्स इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस बाई। अगर आप इंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड होता है? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग, या बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट? Heredity and environment. तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक मिनट, तो चलते हैं और इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक लक्षण आनुवंशिकता से सबसे कम प्रभावित होता है, यानी कि इनमें से कौन सा वो है जिसमें आनुवंशिकता सबसे कम देखी जाएगी आपकी? बताइए। मांसपेशी फाइबर संरचना, ये तो आपका अनुवांशिक पे डिपेंड होता है। शारीरिक आकार, ये भी आपका अनुवांशिकता पे डिपेंड करता है। बट दो ऑप्शन आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चंस है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप एग्जामों में देखते हैं Flexibility. शायद। एक बार बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Flexibility. क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा, लचीलापन। ठीक है, ये जो ठीक है, लचीलापन होता है flexibility करनी होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपके अनुवांशिकता पे डिपेंड करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है।
तैयार है सभी लोग? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर, रेफर्स टू द डिबेट सराउंडिंग्स। ये जो एक शब्द बोला जाता है कि प्रकृति और बनाम पोषण, नेचर और नर्चर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से इसके इर्द गिर्द बहस को संदर्भित कौन कर रहा है, मतलब कि नेचर और नर्चर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सबसे नजदीकी आसपास जो रेफर्स कर रहा है। द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन ट्रेट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स, the role of diet in athletic performance, the impact of training method on skill development। तो मानव लक्षणों पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्ष प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपने क्वेश्चन समझा कि नहीं? यहाँ पे आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारक का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि कौन सा शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल परफॉर्मेंस। तो फिजिकल परफॉर्मेंस को पर फैक्टर्स डालने वाले इसमें से हेरिडिटरी फैक्टर्स कौन से हैं जो फिजिकल परफॉर्मेंस पर प्रभाव डाल सकते हैं? मांसपेशी फाइबर टाइप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मसल फाइबर टाइप्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये छठा क्वेश्चन यहां से करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे, अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जाएंगे। ये मैंने आपको सिंपल एमसीक्यू कराया, मैंने बोला कि एक ही टॉपिक से आपको हम कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस सारी शिक्षा के बेहतरीन नोट, जिसमें आपको एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रकार के 6-7 टाइप क्वेश्चन एक ही टॉपिक से कराए जाएंगे। तो पहला आपने ये देखा, इसके बाद दूसरे टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है जीनोटाइप शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति की अवलोकनीय विशेषताएं जीनोटाइप कहलाती है। किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव या विशेषता विरासत की प्रक्रिया। बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। ये किस जीन का है या किस जीन का बना हुआ है, या हम लोग कहते हैं ना किस नस्ल का है, नस्ल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा आपका सिंपल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको हमारी क्लास में लगातार मिलते रहेंगे और सारे नए क्वेश्चन है। आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने कहीं भी देखा नहीं होगा या लगाया नहीं होगा, लगाया इससे पहले। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बताते हैं कि विकास के किस चरण में आमतौर पर तेजी से शारीरिक विकास और यौवन की शुरुआत होती है। तो विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजिकल ग्रोथ। अब आपको बताना है कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ आपको इनमें से किस स्टेज में देखने को मिलता है जिसमें फिजिकली विकास बहुत तेजी से होता है। और ऑन प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यौवन की अवस्था में। एडोलेंस। यहाँ यौवन की बात कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। करेक्ट हो जाएगा, एडोलसेंस, ठीक है। प्यूबर्टी में मतलब कि जब आप एडोलसेंस से पहले जो प्यूबर्टी का पीरियड होता है उसमें आपके शरीर का सबसे तेजी से विकास होती है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन टिपिकली डेवलप द एबिलिटी टू वॉक एंड रन? विकास के किस चरण में दौरान बच्चे आमतौर पर चलने और दौड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? तो किस एज में ऐसा होता है? इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, या एडल्टहुड में? चलने की जो एबिलिटी अर्ली होती है। चाइल्डहुड। आपको बताना है यहाँ पर चलने और दौड़ने दोनों की बात कहा है। इन्फेंसी का एज कितना होता है? 0 से 2 साल। तो क्या बच्चा इस एज में चलना और दौड़ना दोनों सीख जाता है? चलना सीख जाता है, दौड़ने में डाउट होता है ना? बताइए। यस सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पकड़ने और फेंकने जैसी जो सूक्ष्म मोटर कौशल होती है, पकड़ना और, तो जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, देखिए मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। मोटर का मतलब क्या होता है? कभी भी फिजिकल एजुकेशन में आपने एक और भी चीजें पढ़ी होंगी, मोटर फिटनेस वर्ड सुना होगा आपने, सुना है? मोटर फिटनेस मानी मूवमेंट करने की, क्योंकि बिना मूवमेंट का कुछ भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता। फिजिकल एजुकेशन में मूवमेंट वर्ड सबसे सर्वोपरि है। यहाँ तक कि हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो जन्म होता है, वो बेबी जब माँ की कोख में रहता है तो वहीं से फिजिकल एजुकेशन का जन्म होता है। सही बोला है? यस सर। हाँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पकड़ने, तो अब देखिए जब बच्चा जन्म ले जाता है तो उसके अंदर दो प्रकार की उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके जो नर्व इम्पल्स होते हैं, उसकी जो ब्रेन होती है, वो अपने हाथ पैरों के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सीखती है, उन पर नियंत्रण करना सीखती है। इसी को कौशल कहा जाता है, मोटर कौशल, मोटर स्किल कहा जाता है। अब ये जो मोटर कौशल सीखता है बच्चा, वो दो प्रकार से सीखता है। एक जो सीखता है वो होता है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। क्या होता है? ग्रॉस। और दूसरा क्या होता है हमारा? फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब फाइन और ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है समझिएगा ध्यान से। जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब बच्चा बड़े बड़े मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है, बड़े मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है, तो बच्चा जो होता है वो सबसे पहले इसी बड़े मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो सबसे बड़े अपने बड़े मसल्स पे कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे सबसे पहला बच्चे क्या करना सीखते हैं, आपने देखा होगा, पहला उनका क्या तरीका होता है? इसका भी माइक म्यूट करवाइए, बहुत शोर। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चे के जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना सीखते हैं, जिसको हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। और बाद में जो पकड़ने वाली, जैसे पहले खड़े होना सीखेंगे या पैरों से क्राउलिंग करना सीखते हैं। क्राउलिंग मतलब होता है रेंगना, सांप की तरह रेंगना, या जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे खड़े होना सीखते हैं, खड़े होने के बाद चलना सीखते हैं। तो ये हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। जब कोई सामान या कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ना सीखते, ग्रिपिंग करना जब सीखेंगे, जब ग्रिपिंग एक तरीके समझ लीजिए ग्रिपिंग करना जब सीखते हैं,
तो इसे हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम सूक्ष्म मोटर स्किल्स कह रहे हैं। तो ये किस में होगा, किस एज में होता है? अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द maturation of the reproductive system and the attainment of full adult height? एडल्ट की फुल हाइट और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, किस स्टेज में बच्चे का या किसी व्यक्ति का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेच्योर होता है और उसकी जो हाइट होती है वो अपने हाइट को लास्ट अचीव कर लेता है, किस एज में? इन्फेंसी में, एडोलसेंस में, अर्ली चाइल्डहुड या एडल्टहुड में? एडोलेंसेंस, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अपने रिप्रोडक्टिव को पूरी तरीके से विकसित कर लेता है, लगभग विकसित कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन टाइप का देखेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज रनिंग, जंपिंग टिपिकली ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज? कि विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर अधिक जटिल शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता विकसित करते हैं? तो किस स्टेज में सीखते हैं मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स? इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्ट? रनिंग एंड जंपिंग की बात हो गई यहाँ पे। सिर्फ चलना अगर बोलता वो, ओनली वॉकिंग, तो यहाँ इन्फेंसी हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, एक टॉपिक उठाया मैंने और यहाँ आपके सामने कितने क्वेश्चंस एग्जांपल में हमने रख दिया। अब हम लोग बात करेंगे नए क्वेश्चंस की। ठीक है, जो सेल्स वगैरह पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? हमारे जीवन की सबसे मूल इकाई क्या होती है? तो आप सबको पता है कोशिका होती है। सिंपल क्वेश्चंस है। अभी हम आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ईच एंड एवरी पर्सन नोज अबाउट द this kind of questions, and the right answer that is mitochondria. Option number B is correct. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, आगे हम देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर मसल सेल्स? मसल सेल्स को हम किस प्रकार से जानते हैं? कार्डियक, एपिथेलियल, न्यूरॉन एंड सोमेटिक सेल्स? मसल सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है। सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट हो जाएगा, सोमैटिक सेल। ठीक है, मांसपेशी कोशिकाओं को हम लोग सोमैटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। मसल सेल्स को हम लोग सोमैटिक सेल्स के भी कह सकते हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? आई होप कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा सेल जिम्मेदार होता है? तो राइबोसोम। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? कोशिका जो हमारा होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? वो पदार्थों को प्रवेश और निकास को क्या करता है? विनियमित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू? इनमें से कौन सा मसल्स टिश्यू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नर्वस मसल्स ये कोई मसल्स टिश्यू नहीं है। ठीक है, वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल स्टोर्ड? हमारे सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या राइबोसोम में? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइसोसोम्स इन द सेल? लाइसोसोम का क्या रोल होता है सेल कोशिका के अंदर? सिंथेसाइज प्रोटीन्स, डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल, प्रोड्यूस एनर्जी एंड स्टोर वाटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल, जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली, डिस्पोजल गार्बेज भी कहते हैं। यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको डाइजेस्ट कराने का काम करता है कौन? हमारा लाइसोसोम। ठीक है, आगे बात करेंगे। विच सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनमें से कौन सा, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सी, मायोफिब्रिल्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सेल प्रोमिनेंट इन द हार्ट? हमारे हार्ट में किस प्रकार का सेल, मसल सेल्स पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कार्डियक मसल कार्डियक। सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन? वो कौन सा ऑर्गेनल सेल के अंदर ऐसा ऑर्गेनल है जो ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है? कौन सा अंग दवाओं और जहर के विसरण में शामिल होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus या लाइसोजाइम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विच सेल कंपोनेंट? एक मोज़ेक मॉडल होता है फ्लूइड का, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो वो किस चीज, किस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है विद इन द सेल या विच सेल कंपोनेंट को? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम? द राइट आंसर है सेल मेम्ब्रेन।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स एंजाइम फॉर ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो क्या करता है, अपशिष्ट को तोड़ने के लिए कोशिका अंग का क्या एंजाइम हुआ के रूप बताओ। में कार्य करता है। क्या उनकी चुभ रहा है क्या। उसको ऐसे बुलाओ, क्या कार्य प्रदान करनी ये कर रहे हो तब चुप रहो ना तुम तो यार। कल बोलता हूँ क्या, ठीक है वो बोलेंगे तो उसको। बताइए, तो व्हाट इज द, यहाँ बताना है विच सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। तो जब भी जानिएगा कि किसी भी चीज को, डिस्पोजल को या गंदगी को नष्ट करने वाला जो काम करता है वो हमारा लाइसोसोम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स होता है उसको मॉडिफाई, सॉर्टिंग करता है और पैकेजिंग का काम करता है कौन, गोल्गी एपरेटस। मतलब एक तरीके से ट्रैफिक पुलिस का भी कार्य कहा जाता है, करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स जानते हैं, गेमेट्स क्या होता है। जब एक नर और मादा के सेल्स आपस में मिलकर, युग्मन होता है सर। हाँ युग्मक, तो यहाँ पर गेमेट्स जब आपका बन रहा है तो ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, तो किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा गेमेट्स में, तो मायोसिस होगा। कौन सा होगा, मायोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, नहीं। एनर्जी प्रोडक्शन करना, यस। वेस्ट रिमूव करना, ये तो लाइसोसोम करता है, ये राइबोसोम करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये न्यूक्लियस करता है। तो इस तरीके से जब आपको सारा फंक्शन पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following structures allows muscle cells to contract? वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो अलाउ करता है मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, स्मूथ रेंडिकुलम। अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद, दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो समझ लीजिए कि जब भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है तो वहां पे जो सेल काम करता है वो हमारा मायोफिब्रिल्स होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मायोफिब्रिल्स। आगे बात करेंगे, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज इनवॉलंटरी एंड फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इनवॉलंटरी होता है, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स के दीवारों पर पाया जाता है। किस प्रकार का मसल टिश्यू, यहाँ देखिए मसल टिश्यू की बात हो रही है, इनवॉलंटरी होता है और इंटरनल ऑर्गन्स के दीवारों पर पाया जाता है, स्केलेटल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के अंदर क्या आता है, जैसे हमारा स्टमक आता है, ठीक है, स्टमक आता है, और भी जो हमारे
आते हैं, जैसे हमारे जो भी चीजें इसोफेगस वगैरह है, ये सब चीजें जो है, इनकी जो चीजें बनी है, तो ये सब हमारा क्या आता है, स्मूथ मसल, तो इनवॉलंटरी की तरह हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहा है ऑर्गन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम? सिंथेसाइजिंग लिपिड्स? नहीं। डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट? नहीं। सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन? यस। ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? कौन सा सेल ऑर्गेनल? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर यानी एक कोश की जीव, इसमें से कौन सा है? ह्यूमन, प्लांट, अमीबिया या अमीबा या डॉग? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल? हालांकि प्लांट सेल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये हम लोगों के सिलेबस से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन सही लग रहा है कि डिफिकल्टी बढ़ाया जाए? अवधेश जी बताइए। चलिए, अब हम लोग कुछ टिश्यू से क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेल से पढ़ लिया, और सेल में हम लोगों ने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अब हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार का टिश्यू नहीं पाया जाता? एपिथेलियल पाया जाता है, कनेक्टिव पाया जाता है, नर्वस पाया जाता है। बोन टिश्यू नहीं होता, बोन सेल होता है। और बोन टिश्यू को ही हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स? मतलब किस प्रकार का टिश्यू है, ऊतक है, जो किसी किस प्रकार का ऊतक है जो शरीर की सतहों को ढकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इपिथीलियल। आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसमें, देखिए, जब भी ईपी की बात आई तो ईपी का जो मतलब होता है वो होता है ऊपर या बाहरी आवरण। तो कहीं भी अगर आप ईपी करके कोई चीज दिया है, जैसे ईपी कार्डियम, तो कार्डियम का मतलब क्या होता है? कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, और ईपी मतलब होता है ऊपर। तो हार्ट के सबसे ऊपरी सेल क्या हो जाएंगे, कौन सा कवर हो जाएगा सबसे ऊपर वाला कवर, जो लेयर होता है, इपिकार्डियम। समझ में आ रही बात? तो ये वर्ड याद रखिएगा, ईपी जो हमने आपको बताया है, ये बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
विच टाइप ऑफ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए इनमें से किस प्रकार का टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, it transmits electrical signals, it support and binds other tissues and it covers body surface। देखिए अब तीनों को बता दूं आपको, पहला वाला जो है वो मस्कुलर टिश्यू होगा, दूसरा वाला नर्वस टिश्यू का एग्जाम्पल है, तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू का, और चौथा वाला किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का। तो यही है, आपको पढ़ना आना चाहिए। शरीर की सतहों को ढकता है, ये कौन है, एपिथेलियल है। यह गति उत्पन्न कराने के लिए सिकुड़ता है, ये कौन सा है, मस्कुलर है। यह विद्युत संकेत देता है, ये हमारा नर्वस है ना। अन्य ऊतकों को सहारा देता है और उन्हें बांध के रखता है, कनेक्ट करता है, तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, बताइए, फिर यहां पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी दीवारों पर जो टिश्यू होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच टाइप ऑफ टिश्यू कैन फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किस प्रकार की टिश्यू होती है, तो यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नर्वस टिश्यू। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट, तो कौन किस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज या ब्लड, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अब हमने बताया कि बाहरी आवरणों को ढक के रखता है, तो देखिए सतहों को ढकना और गुहाओं को अस्तर करना, तो कवरिंग द सरफेस एंड लाइनिंग कैविटीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। विच मसल टिश्यू इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल में कौन प्रकार के टिश्यू होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स के तो अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट क्विकली, मतलब कटोरी चाहिए। ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जिसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो पुनर्जीवित हो जाए, खत्म होने के बाद फिर से वापस अपने से, फिर उसे वो सही हो जाता है, मतलब फिर से आ जाती है।
देखिए हमारे शरीर पर जो बाहरी परत है वही हमारा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। और आपने कभी देखा होगा, कभी कभी आपको चोट लगने के बाद फिर से कुछ दिन के बाद चोट लग गया, छिल गया या कट गया, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, वहां पर नया स्किन आ जाती है, नई त्वचा आ जाती है, नई परत बन जाती है। तो ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, अपने आप को रीजनरेट कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड क्लासिफाइड एज? ब्लड को क्लासिफाइड करने वाला किस प्रकार का टिश्यू को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के लिए काफी आसान क्वेश्चन है, सही है कि और डिग्री को बढ़ाया जाए? कुछ बोल नहीं रहे हैं कोई भी, खाली बस कहानी की तरह सुन रहे हैं क्या? हाँ सर, बढ़ाइए। ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि आज आप लोगों से बस यहीं तक क्लास हो पाएगी। ठीक है, बात करते हैं फिर कल की क्लास में। क्लास आप लोग रेगुलर करिए, क्लास रेगुलर चलेगा। कल हम लोग कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे और नए क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है। और जो लोग नहीं जानते वो जान ले कि हमारी 2 बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, जो कि टोटल थ्योरी प्लस 5 ईयर PYQs के साथ अवेलेबल है। और दूसरी जो बुक हमारी है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा, इसमें टोटल 2014 से 2024 के बीच में टोटल 46 पेपर्स का एक बहुत ही जबरदस्त इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम का इस बुक में कवरेज है। ठीक है, आप इसको आसानी से सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली बुक आएगी वो टॉपिक वाइज, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है टॉपिक वाइज। इसमें ना टॉपिक वाइज में क्वेश्चन दूंगा आपको, और कम से कम एक टॉपिक से 5 to 7 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दूंगा। मतलब अगर हम सेल पढ़ा रहे हैं तो सेल में सिंपल MCQ भी हो जाएगा, चूज द करेक्ट सेल के हम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट भी सेल से दे देंगे, मैच द कॉलम भी सेल से दे देंगे। ठीक है, एजर्सन और रीजन भी सेल से दे देंगे, सीक्वेंस अरेंज करने के लिए भी दे देंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे देंगे। मतलब कि आप अगर सेल को एक बार पढ़ लेंगे, सातों टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर हम आ रहे हैं बहुत ही जल्द आपके सामने। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अपना जो भेजा था पेपर पढ़े